सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 13 इंडिया न्यूज़। आज हम आए ज़िला यमुनानगर के ओल्ड हमीदा में, जो कि हमारे साथ हैं आज ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूर्व जो एमसी रह चुके हैं जुल्फान। ये जो आज हमने हमारे निवास स्थान पर मीटिंग हुई, मीटिंग क्या प्रोग्राम था कि प्रोग्राम इसलिए था कि डॉक्टर राजन शर्मा जी के यहाँ 13 तारीख को दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं शाम 7 बजे 13 तारीख को। इसलिए हमने मीटिंग रखी थी छोटी सी कि डॉक्टर साहब कहने लगे, हमने डॉक्टर साहब को न्योता दिया भी आप भी हमारी मीटिंग में शामिल हों। मीटिंग से ये थोड़ा बड़ी बन गई, तो ये न्योता इसलिए डॉक्टर राजन शर्मा जी आप न्योता देने इसलिए आए हैं कि हम जो अपना काफ़िला ले जाएंगे यहाँ से मिद्दे से 13 तारीख को डॉक्टर साहब के राजन शर्मा के नेतृत्व में। तो इनके यहाँ पे डॉक्टर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं। इन डॉक्टर राजन शर्मा जी के नेतृत्व में हम यहाँ से काफ़िला हज़ारों की संख्या में इनके निवास स्थान पर ले जाएंगे। सर, काफ़िला टाइमिंग बता दीजिए कि काफ़िला किस टाइम से और किस टाइम तक रहेगा? हमारा तो यहाँ पे 6:30 बजे तैयारी होगी जी, 6:45 बजे हम यहाँ से चले जाएंगे। और डॉक्टर साहब के यहाँ प्रोग्राम है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का 7 बजे जी, शाम 7 बजे शनिवार को। और टोटल कितने लोग, कितनी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ? हमारे साथ जो है हमीदे से जो अभी हमीदे की बात करते हैं हम, मेरे साथ जो हमीदे से जुड़े लोग हैं 2-3 हज़ार से ऊपर लोग हैं, जिसमें नौजवान हैं, माताएं बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, दोस्त हैं, युवा हैं। ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि मैं इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलता हूँ। कोई भी समस्या इनकी हो, आधी रात को मैं इनके लिए तैयार हूँ, चाहे सरकार किसी की भी हो, मैं इनकी आवाज़ उठाता हूँ। जो इन पर जुर्म होता हो, मैं अपने ऊपर अपने दम पर इनकी समस्या को पूरे करने की कोशिश करता हूँ। चाहे सरकार किसी की भी अधिकारी कुछ भी कहे हमारे को, फिर भी हम पीछा नहीं छोड़ते अफसर का भी, क्योंकि हम जायज़ बात की लड़की लड़ते हैं। किसी पे जुर्म होता हुआ मैं देख नहीं सकता, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए, मैं अपने हमीदे के लिए जान दे सकता हूँ। हमीदे के लोग भी मेरे दिलों में बसे हैं और मैं लोगों के दिलों में हमीदे के बसा हूँ। सर, जैसे कि आपने जुर्म की बात की या अन्याय की बात की, तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, जो कि दिल्ली में आप सभी को पता है कि हमारी खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है, कैसे बदतमीज़ी हुई है, कि इस बात के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये न्याय था या अन्याय था? इस बात में मेरे को पूरा ज्ञान नहीं, इस बात को तो मेरे डॉक्टर साहब ही बताएंगे जी। तो हम आइए इस बात की जानकारी जो है डॉक्टर साहब से लेने की कोशिश करते हैं। सर, आप क्या कुछ कहेंगे जो दिल्ली महिला खिलाड़ी के साथ जो बदतमीज़ी हुई है उसके बारे में? देखिए, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, धर्म जाति को छोड़ के सब ने देश का गौरव और मान बढ़ाया है। जब वो मेडल जीत के आते हैं तो सारे कहते हैं ये हमारे देश का गौरव है। और ख़ुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए एक भोज रखा, जहाँ पे सबको कहा कि मैं आपके परिवार को भी मिलना चाहूँगा जिसने इतनी महान बेटियाँ पैदा की हैं। और उनके साथ ऐसा व्यवहार ये कतई निंदनीय है। और खिलाड़ियों को जंतर मंतर में आके धरना दे के अपने ट्रेनिंग को छोड़ के बैठना पड़ रहा है, और उस चीज़ के पीछे अलग अलग मुद्दों पे जो देश की जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत गलत बात है। खिलाड़ी किसी जात का नहीं है, खिलाड़ी देश का है। और इसका सबसे पुख्ता प्रमाण है, किसी स्टेडियम के बाहर ये नहीं लिखा कि सिर्फ इसकी एंट्री है। और हरियाणा का कहना, हरियाणा इस करके सबसे आगे है कि पहले माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में हरियाणा ये पॉलिसी लेके आया था कि जो खिलाड़ी मेडल लाएगा वो पद पाएगा। हरियाणा में दरवाजे खुले थे, कोई रिक्रूटमेंट नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। आप मेडल लीजिए, लाइए और डीएसपी लग जाइए, और आपको पैसे भी पूरे मिलते थे, इनाम के पैसे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो माननीय संदीप सिंह जी जो इस सरकार में मंत्री हैं, वो भी इसी खिलाड़ी कोटे में पद ग्रहण किया। तो ये जो विरासत है, जो धरोहर है, उसको हम अपना जायज़ हक क्यों नहीं बताएंगे? ये हमारा हक है, ये हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे बच्चे हैं। सर, इस बार कांग्रेस क्या नीतियाँ ला रही है? नई नीतियाँ क्या है इसमें? सबसे बड़ी नीति आप खुद देख चुके हैं, कुछ झूठ का प्रचलन जितने 2 सरकारों से चल पड़ा है। एक सिलेंडर के पीछे सारा देश, सारे नेतागण जो आज ओहदे पे बैठे हैं, महत्वपूर्ण ओहदों पर बैठे हैं, किसी ने कमीज़ उतार दी, किसी ने सिर पे सिलेंडर रख लिया,
कि 400 रुपये 300 रुपये का सिलेंडर इतना भारी है, आज 1100 1150 का सिलेंडर है। महंगाई अमीर हो या गरीब हम सबको एक से एक समान जोड़ती है। धर्म की याद तभी आती है जब पेट भरा हो, परिवार का भरपूर पेट भरा हो और घर में सुख शांति हो। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि अपने परिवार की अवहेलना करके आप धर्म की राह पे चलें और इस चीज़ का परवाह ना करें। हम बेरोज़गारी देख रहे हैं, युवा को देख रहे हैं, हम युवा भटक रहे हैं। कितने रोज़गार हैं, आर्मी को छोड़ा नहीं, कौशल विकास योजना में बिजली कर्मी सबको कि हम इसमें भर्ती करेंगे। 4 साल की स्कीम है, 11 साल हो रहे हैं, उसका नुकसान क्या है? महंगाई भत्ता नहीं मिलता उसको, मेडिकल बेनिफिट्स कोई नहीं है। और 11 दिसंबर को या 12-21 दिसंबर को 21 दिन का पीरियड होता है, उस दिन उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो नए सिरे से उसकी नई अपॉइंटमेंट लेटर होती है। तो वो ये भी नहीं कह सकता कि मैंने इतने साल सर्विस की है। हम एक तरफ कहते हैं पैसे की कमी कोई नहीं, और दूसरी तरफ जो काम करते हैं उसके साथ लोगों के साथ ये व्यवहार। हमारे देशवासी, हम सरकार किसके लिए बनती है? हम सब के लिए बनती है। और ये सोचना पड़ेगा। कांग्रेस ने इसी को सोच कर रखते हुए गृहिणियों का जैसे किचन का खर्चा है उसको देखते हुए जो महंगाई भत्ते की गृहिणियों के लिए भी रखा है, सिलेंडर की कॉस्ट को वो करने के लिए, बाकी चीज़ों पे, नौकरियों के लिए। पेंशन, बुढ़ापा पेंशन इतनी देर से बंद रही, अब कह रहे हैं जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं हम शुरू कर देंगे। तो फिर पहले क्यों बंद की गई? दूसरा, हम सबको डिजिटल कर देंगे। तो डिजिटल का मायने तो मैं ये मानता हूँ कि जो आदमी एक फरियाद लेके किसी अफसर के पास जाके अपनी फरियाद कह सकता है, जी मेरा ये टैक्स है, मेरा ये है, मैं ये मजबूर हूँ, आप सब डिजिटल करते रहो, सीएम विंडो में डालते रहो, फिर ये सरकारी अफसरों की क्या दफ्तरों की ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, बिजली का लोड कम कराना है, डिजिटल कर दो जी आप। ये क्या है? पानी, आपने पानी की टेस्टिंग की रिपोर्ट लेनी है, आप जी अटल केंद्र जाओ, वहाँ डिजिटल कराओ। कमेटी से कोई रिकॉर्ड चाहिए। अब कितने मेरे साथी हैं यहाँ जिनको कंप्यूटर चलाना आता है या स्मार्टफोन चलाना आता है? सर जैसे कि ये नीतियाँ उनके लिए क्या होगा जिन्हें फ़ोन मतलब बटन कीपैड फ़ोन भी नहीं चलाना आता, उनके लिए कैसी है ये नीतियाँ सरकार की? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं उनकी कैटेगरी में शामिल हूँ। उनका क्या होगा? मेरा क्या होगा? मैं अटल केंद्र में बंदा भेजता हूँ, या मेरे जो बाकी स्टाफ है जिनको आता है वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज की नेटवर्क कहाँ चल रहा है? आप आधार कार्ड बनवाने जाओ, सर्वर डाउन। बिल्कुल सर, ये सत्य है कि नहीं है? बैंकों में भीड़ लगी रहती है, सर्वर डाउन है। बैंकों में आज मैंने एक अकाउंट बंद कराना था, स्कूल से अगर स्कॉलरशिप भी निकलवाओ तो वहाँ भी सर्वर डाउन ही मिलते हैं। तो सर्वर क्यों डाउन है? हमने अपनी इंटरनेट कैपेसिटी को अभी तक कांग्रेस की कैपेसिटी से ही यूज़ कर रहे हैं, अपना कुछ नहीं बढ़ाया इन्होंने, और लोड इतना डाल दिया है। देखिए, ये कहना कि इससे पहले सब भ्रष्टाचार था, ये गलत है। आज मैं खुली चुनौती देता हूँ, एक मेरा साथी खड़ा होकर कह दे कि पहले काम नहीं होते थे, किसी का काम यहाँ नहीं है तो सबसे पहले वो अपने एमसी को पास जाएगा। आज कोई एमसी कहता है आप जी अटल योजना चले जाओ, दूसरा कह देगा आप जी सीएम विंडो में डाल दो। तो फिर चुनाव की प्रक्रिया ही खराब है। तो वो ऐसे ही जो आम आदमी होता है वो कहीं ना कहीं ऐसे ही चप्पल घिसवा के अपनी, और वो घर में संतुष्टि के साथ बैठ जाता है। बिल्कुल सही बात है, पैसे भी देता है, ऐसी बात नहीं, संतुष्टि के साथ नहीं बैठता, वो एक मजबूरी के साथ एहसास कर नहीं, सब्र भी नहीं करता। वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है कि मैंने इतने साल, वो भी जब वोट डालता है इस देश की भागीदारी और सरकार बनाने में भागीदारी करता है कि जब उसकी, आप ये देखिए इस किसी भी छोटे आदमी की या बड़े आदमी क्या है कि मेरा घर मेरे नाम हो। आज एक बुज़ुर्ग अपने जाते जाते 100, 150, 200 गज का घर अपने 2 बच्चों के नाम करना चाहता है, वहाँ परिवार पहचान पत्र, हर एक कदम पे एक नया स्टेप डाल दिया है। आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, मुझे तो समझ नहीं आती इतनी आईडीज़ क्या चाहिए। बैंक में जाओ, इतनी पेमेंट है, आप आधार कार्ड भेजो जी,
अब ये नहीं जो है जो बड़े व्यापार हैं कि आपने 5 लाख की पेमेंट करनी, उसके लिए पहले बैंक से परमिशन लो कि मैं ये चेक लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ। इन्होंने छोड़ा है किसी, इस मामले में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने समाज के किसी वर्ग को छोड़ा ही नहीं, सबको ऐसे अपने तौर पे सबको ऐसे तैसे फेरी हुई है। सर जैसे कि अभी देखा गया है कि राशन कार्ड के लिए लोग कितने परेशान रहे हैं। हर घर में देखने के लिए ये मिला है कि जो रिक्शा चलाता है ना, उसका भी राशन कार्ड कट चुका है, कहीं ना कहीं नगर निगम के चक्कर काटते हुए उसकी चप्पलें घिस चुकी हैं। राशन कार्ड, राशन ही नहीं तो कार्ड का क्या करोगे? हमने एक बड़े साथी ने एक चुनाव सब एक पब्लिक मीटिंग में हाथ से हाथ जोड़ों में आप जनसंपर्क में मैं जाता हूँ, तो कहने लगा जी मैंने इतनी देर में पन्ना प्रमुख रहा हूँ, मैंने एक बात बतानी है आपको। मैं कहा बताइए। कहना जी मैं पहले नौकरी थी, अब मैं रेडी लगाता हूँ। कहना जब जनधन योजना में आया कि आप अकाउंट खोलो और आपका ज़ीरो अकाउंट बैलेंस में बैंक में अकाउंट खोलो, आपका सारा पैसा वहीं आएगा जो स्कीम होगा। कहना मैंने खोल दिया, फिर बैंक ने कहा मुझे पैन कार्ड बना लो, मैंने पैन कार्ड बनवा लिया। मेरा पीला कार्ड था, बीपीएल कार्ड था, एक दिन कैंसिल हो गया। कहना जी मैंने कहा ये क्यों कैंसिल? कहना आपका बिजली का बिल ज़्यादा आया होगा। कहना नहीं वो तो ठीक आया। कहना आपका पैन कार्ड है? कहना वो तो मेरा बनवाया था जी जनधन योजना के लिए, अकाउंट खोलने के लिए। कहना बस इसी करके बीपीएल कार्ड भी कैंसिल। ये तो फिर बहाना ढूंढने की बात है ना, तो तेरा किसी ना किसी तरीके में तो काम करना ही करना है। सर एजुकेशन के ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? एजुकेशन जो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहता है, पहले तो आप सबको पता ही है एडमिशन कितनी मुश्किल है। प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो सरकार उनको 1500 रुपये देगी, सरकारी स्कूल में आप जाओगे बच्चे को लेके तो आप 500 रुपये दोगे। यूनिफॉर्म टाइम पे नहीं आती, किताबें टाइम पर नहीं आती, टीचर रखने नहीं। और विधानसभा में आपने अगर प्रोसीडिंग्स देखी हो कि जी एक स्कूल जो बंद पड़ा है, ग्रामीणों ने रोष में आके ताला लगा दिया। हमारे मंत्री जी कहते हैं कि वहाँ तो टीचरों की भरमार है, सरप्लस है। सर कांग्रेस क्या कुछ नीतियाँ कर रही है एजुकेशन के ऊपर? देखिए कांग्रेस के टाइम पे ये शिक्षा नीति में कभी ऐसा भाव आया नहीं कि किसी लोगों को कोई ये सवाल उठाना भी पड़े। मैं ये नहीं कहता 100% हाँ यूनिफॉर्म और किताबें महीना 1.5 महीना लेट हो सकती, पर अगर जैसे ही आपने अपने चुनाव जिसको चुना आपने जाके बताया, वो स्कूलों में शिक्षा के लिए वो सामान आया है। अब यहाँ मैं कई स्कूलों में देखता हूँ साइंस का इक्विपमेंट, साइंस का सामान आया पड़ा है पर उसका टेबल ही नहीं है। आज भी मैडम देखा जाता है कि ये भी देखा जा रहा है कि जब स्कूलों में बुक्स प्रोवाइड करवाई जाती है तो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के 3 मंथ पहले या 2 मंथ पहले बुक्स स्कूलों में या कॉलेजेस में प्रोवाइड करवाई जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे क्या स्टडी करेंगे सर? पहले टीचर तो चाहिए सर। टीचर तो जब भी आएंगे ना जब बुक्स। आज भी मैं खुली चुनौती देता हूँ, आप सारे सरकारी स्कूलों का सर्वे कीजिए, आपको बेंच भी पूरे नहीं मिलेंगे। बच्चे आज की डेट में भी टाट पे बैठ के या बाहर पेड़ के नीचे बैठ के से पढ़ते हैं। लाइट है नहीं, पानी की सुविधा नहीं, महिला स्टूडेंट्स के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है प्रॉपर। सर आप राशन के बारे में कह रहे थे, बट हम तो देख रहे हैं कि राशन तो प्रोवाइड हो रहा है, मिल रहा है राशन, तो मिल जाए तो बहुत बढ़िया है जी। मेरे को बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सब कह रहे हैं कि राशन नहीं मिल रहा। हाँ, ये बात सही है कि राशन कार्ड कट चुके हैं, बहुत मजदूरों के भी कट चुके हैं और अमीरों के भी कट चुके हैं। ये उसमें ये नहीं देखा गया है कि कौन अमीर था और कौन गरीब था, इसीलिए बेचारे जो भीख मांगता था उसका भी कट चुका है और जो राजा बना बैठा उसका भी कट चुका है, क्योंकि अमीरी गरीबी में सब बराबर कर दिए जा चुके हैं। तो राशन हम ये देख रहे हैं कि राशन सबको प्रोवाइड हो रहा है जिसके फ़िलहाल BPL कार्ड बने हुए हैं। राशन का जहाँ तक सवाल है, मेरे को राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं थी और ना है, पर तब आधार कार्ड की जगह राशन कार्ड था कि हर एक चीज़ में राशन कार्ड दिखाओ। आज यथास्थिति ये है कि कई जगह राशन कार्ड भी साथ दिखाना पड़ता है। तब तो यही रह गया कि अपनी कुंडली भी देनी रहेगी, दे लो। तो ये जो फिर डिजिटल इंडिया बन चुका है, तो इसके बारे में मतलब आपको संतुष्टि नहीं है शायद? नहीं, डिजिटल इंडिया कभी भी हमारे आम जनसंख्या को छोड़ के कभी डिजिटल इंडिया हो ही नहीं सकता। डिजिटल इंडिया बेंगलोर, दिल्ली, मैंगलोर, बॉम्बे, केरला जहाँ है। आप मुझे ये बात बताइए,
जैसे पहाड़ी इलाका है, उत्तराखंड चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, वो ऐसा इलाका है, छत्तीसगढ़ चले जाइए, झारखंड चले जाइए, वहाँ नेट आता ही नहीं है। वहाँ डिजिटल कैसे होगा? कैसे होगा डिजिटल? हमारे भी डॉक्टरों में, मैं IMA का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का पूर्व राष्ट्रीय प्रधान रह चुका हूँ, तो मैं हमेशा जाके एक ही बात कहता था, मैं कहा सर आप ये बात कर रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है, पर वहाँ मोबाइल कहाँ चलेगा? वो कैसे किसी डॉक्टर के साथ संपर्क करेगा? हाँ, ऐड देने के लिए बहुत है। सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आते वहाँ पर डिजिटल इंडिया कैसे हो जाएगा? और दूर क्यों जाना, मैं इन इलाकों में, मैं छोड़ो, घोड़ों पीपली और टापू चले जाओ ना, वहाँ नेटवर्क नहीं आता। बिल्कुल सर। और जिनके पास कीपैड फ़ोन है कहीं ना कहीं वो भी डिजिटल इंडिया से महरूम है, देखा जा रहा है कि महरूम है वो भी। मेरा फ़ोन सारा 5G नेटवर्क वाला है, जो जैसे बच्चे ले देते हैं। हाँ जी। पर मेरे को तो नहीं चलाना आता, मैं तो 10-15% ही चलाता हूँ। जी। इधर निकाला है सरकार ने माइक थोड़ा पास। भाई, जिसके पहले पैन कार्ड बन चुके हैं और जब तक आधार कार्ड नहीं बना था, अब आधार कार्ड लिंक करने के लिए उसको 1100 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी पैन कार्ड लिंक करने के लिए। तो जो गरीब आदमी है, जिसके परिवार में 5 मेंबर हैं और उसके 5 पैन कार्ड है, उसका तो 5000 रुपये कहाँ से लाएगा? वो जो मजदूरी करता है, रोटी दिहाड़ी मजदूरी रोटी करता है, खाता है, वो 5000 कहाँ से देगा? इनका कहना ये है कि जो कि 1500 रुपये कि 1100 रुपये जो लिंक करवाने के लिए लग रहे हैं, इनका कहना ये है कि जो 400 रुपये दिहाड़ी करने वाला इंसान है वो कहाँ से करेगा? जिसके घर में 7-8 मेंबर है तो वो उनका सबका मैनेज कैसे करेगा? तो सर आप क्या कहना चाहोगे? मैं कह रहा जी, जी एक किसान पेंशन को 4 साल है लगी थी। क्लोज। अच्छा 4 साल है किसान पेंशन लागू करी थी ने, जी। और हमारी आज थोड़ी नहीं, हम धक्के खा कर बैठ गए। किसान पेंशन आई नहीं, ना, मगर किसान, हम तो सुनने में ये आ रहा है कि किसानों के लिए तो बहुत सारी नीतियां और बहुत सारी योजनाएं की हुई हैं सरकार ने। 4 साल है गए, कहीं जहाँ अर्जी हो जाएगा, हार लोन बंद है जी, फलानी है जी, कहीं के फेरी पटवारी का साइन करवा लिए, कागज कटवाए, फर्दा कटवाई, आज थोड़ी हमारा कोई काम नहीं है जी। कितनी मेहनत और कितनी दिक्कत हुई आपको फर्दे निकलवाते हुए, ज़रा बताएंगे? हाँ जी, देख लो भी कितना टाइम फर्द निकलवाने में, कितना टाइम लगा आपको? जो टाइम तो लगे जा भी, जगाधरी जाना पड़ा। अच्छा। अनपढ़ आदमी बुढ़ा आदमी में वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। सारी दिक्कत हो रही जी। और 4 साल हो गए, कहीं के फिर वो फर्दा कटवा ली, पटवारी का साइन करवा लिए, लंबरदार का साइन करवा लिए, आज जी और लाइन बंद है रही, ये वाला काम बंद है रहा, बस ये हाल है रहा जी, आज थोड़ी नहीं बंदी। 4 साल हो गए जी। 4 साल हो गए हैं इनको। सरकार की जो योजनाएं हैं या किसान के लिए जो स्कीम निकाली गई है सरकार ने, गवर्नमेंट की योजना, इन्हें कुछ नहीं प्रोवाइड हो रही है, इन्हें कुछ नहीं मिल रही है। इनका कहना यह है कि हमें 4 साल हो गए हैं परेशान होते होते। हेलो, नमस्कार जी। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ। आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो हमारे चैनल को पहले। पकड़ा देना जी। स्टॉप कर दे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं हमीदा से हूँ, मेरा नाम मान सिंह है। मैंने 2 कोर्स कर रखे हैं, एक फायर ऑफिसर का और एक इलेक्ट्रिकल बिजली बोर्ड से। तो मैं 5-6 साल उसमें रहा फायर ब्रिगेड में, उसमें से भी निकाल दिया सरकार ने मुझे। चौटाला के टाइम में लगा था मैं, तो जब कांग्रेस आई तब निकाल दिए थे हम, अब तक नहीं लगे। और उसके बाद मैं बिजली बोर्ड में लगा, बिजली बोर्ड में से भी मुझे निकाल दिया गया। तो सर वजह क्या थी निकालने की? वजह ये थी कि बस सिफारिश नहीं थी मेरे पास। अच्छा। और सिफारिश रखे गए थे। कितने साल काम किया आपने गवर्नमेंट का? मैंने गवर्नमेंट में 9 साल मतलब ड्यूटी करी है बिजली बोर्ड में। 9 साल भी ड्यूटी करने के बाद आप जैसे कहते हैं ना कि पक्कों में हो जाना, हाँ जी, वो नहीं हुए, वो निकाल दिया। कुछ अफसरों ने अपने आदमी रखे, जैसे छांटी होती है साल में नए चेंज होते हैं, फिर रखते हैं, फिर उसमें से निकाल दिया था। तो दिक्कत हुई, परेशानी हुई। आज तक ना पीला राशन कार्ड है, मैं कुछ करता नहीं। अब क्या करते हो आप?
अब फ्री हूँ, थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ बिजली का, और राशन कार्ड भी कट गया। या दिहाड़ी कर लेता हूँ स्टार्च मिल में। आपका राशन कार्ड कट गया है कि है? राशन कार्ड तो है लेकिन पीला नहीं बना अभी तक। अभी तक आपका यानी पीला ही नहीं बना? सबके पब्लिक के पीले बन चुके हैं, तो आपने कोशिश नहीं की क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला है कि बीजेपी सरकार ने सभी के पीले राशन कार्ड बना दिए, जिससे उन्हें राशन प्रोवाइड हो रहा है, और उस सुविधा से आप वंचित कैसे रह गए सर? बस बना ही नहीं मैडम, बना ही नहीं? बना ही नहीं। जॉइंट फैमिली थी। जॉइंट फैमिली थी, मेन कारण ये है। हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, हम मतलब करेंगे कि प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो दिक्कतें ख़त्म हो जाए। सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं हमारे चैनल को? भाई मैं मोहम्मद टेलर का लड़का हूँ, मोहम्मद मुख्तार। हमारी टेलर की दुकान है। मुख्तियार जी थोड़ा पास रखिए माइक। हाँ जी। हाँ जी। और यह है कि हमारी 45 साल हो गए जो दुकान है, और हम कपड़े सीते हैं वहाँ पे जी। हाँ जी, जैसे मर्जी। आप छोड़ दो। हाँ जी। अब मैं तो यही, मेरी तो यही स्टॉप कर दो क्या? मतलब कि मेरी ये जो ओल्ड हमीदा में बड़े स्तर पर तस्करी हो रही है, जो कि नशे की हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो एसपी साहब से ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे प्रशासन को थोड़ा टाइट किया जाए, और जो स्मैक बेचते हैं उनको पकड़ा जाए, और जो बच्चे आगे ख़राब होते हैं उनकी ज़िंदगी को बचाया जाए। और कभी भी एक इंसान को यहाँ पे कोई भी किसी को रहने का हक़ नहीं होता। 6 महीने की ड्यूटी होती है, जो 6 महीने के बाद जो है पुलिस वाले की यहाँ पे बदली होनी चाहिए, और यहाँ पे नया आना चाहिए जो कि हमीदे का जो भेदभाव पा के और यहाँ पे गिद्ध बन के ना बैठे। यानी आपका कहना ये है कि हर 6 महीने बाद चौकी हो या थाना हो, वहाँ से ट्रांसफ़र होना चाहिए पुलिस प्रशासन का, वो चाहे अफसर कोई भी हो, चाहे चौकी इंचार्ज हो, चाहे वो मतलब एसपी हो या डीएसपी हो, हर 6 महीने बाद। वो तो फिर जब उसको पता चल जाएगा तो वो तो गरीब आदमियों को तंग करेगा। जिसको पता लग जाए ठिकाने का तो वहाँ पे जाके वो बैठेगा और जाके बच्चों को ख़राब करेगा। बच्चे जितने भी मीदे के हैं, कोई 12-13 साल से ले के 30-32 साल तक कोई बच्चा होगा कि जो नशा नहीं करता, नहीं तो हर एक बच्चा नशे करता है। मगर हमने तो ये हम देखने में भी यही मिल रहा है और सुनने में भी यही आ रहा है कि कहीं ना कहीं नशे को लेके और क्राइम को लेके पुलिस प्रशासन बहुत अलर्ट दिखाई दे रही है फ़िलहाल। हम यहाँ पे नीलविग पे गए थे, नीलविज पे गए थे, तो आके हमने यहाँ पे 2 मेडिकल जो है उनसे जहरीली दवाइयाँ पकड़ी गई, और वो बंद भी रहे, और वो फिर भी कहीं ना कहीं से उन्होंने अपनी पावर लगा के कहीं पे पहुँच लगा के वो मेडिकल अब भी खुले हुए हैं। मेडिकल खुले हुए हैं मेडिकल अब भी, जहाँ पर यानी नशे के सामान बिकते हैं वो मेडिकल अभी भी खुले हुए हैं। तो आपको उनकी जानकारी है? तो वो मिडे में है। मिडे में तो क्या आप बता सकते हैं या नहीं? नहीं, देखो ये तो बताना, हम पहले 2 दफ़ा बंद करवा चुके हैं, उसका बार आगे। अब कहीं ना कहीं हमारे एसपी साहब जो है मोहित हांडा जी, वो बहुत अच्छे एक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। एक्टिव मतलब स्टार्टिंग से ही वो बहुत अच्छे एक्टिव हैं, काफ़ी उन्होंने सुधार कर दिया है नशे पे भी और क्राइम पे भी, हर चीज़ पे। तो आप उनके पास क्यों नहीं गए शिकायत लेके अपनी? ऐसा जी, शिकायत लेके तब जाते हैं जो शिकायत सुनी जाए। अब जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ रोक दिया जाता है, जी यहाँ पे एसपी साहब पे टाइम नहीं है, ये फलानी बात है, ये ढिंगड़ी बात, अंदर ही नहीं घुसने देते वहाँ। नहीं, उनका तो टाइम है, उनका टाइम है 11 से 12 बजे तक। ये बात आप मानते हैं कि 11 से 12 बजे तक टाइम है, कोई भी मिल सकता पर जो आगे करिंदे वो तो नहीं जाने देते ना। नहीं, कोई भी मिल सकता है नहीं। पर लेकिन जो नीचे वाला प्रशासन है ये गुमराह कर देता है जो भी जाते हैं। यानी अगर कंप्लेंट जाती है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो नीचे चौकी थानों में ही जाती है, और वो कैसे गुमराह करते हैं? बस वो दबाई जाती है कि गरीब आदमी की सुनाई नहीं होती वहाँ पे, दबाई जाती है। सर आप क्या कहना चाहोगे, जो नशा है इस टाइम ओल्ड हमीदे में, क्योंकि पुलिस प्रशासन दिख रही है अलर्ट, शिकंजा कसती हुई नशे पर और कहीं ना कहीं क्राइम पर भी, मगर जितना शिकंजा कसा जा रहा है उतना ही ज़्यादा ये बढ़ता जा रहा है। सर उसके बारे में? देखो मैडम जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ
हमीदे के आसपास के एरिया भी, हमीदे में भी हमारे यहाँ क्राइम नहीं है, नशे का क्राइम है। माफिया, जो बड़े माफिया हैं, जो स्मैक बेचने वाले, उनके साथ जो चौकी के मुलाजम हैं, मुखबर हैं, वो मुखबर जो हैं मिली भगत में उनसे, बड़े माफियों से नशा बकवाते हैं और आपस में लेन देन करते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं पीते हैं, कि पीने वाले बच्चे के पास कोई बच्चा खड़ा है, उनको ऊपर चौकी इंचार्ज मुलाजम उनके ऊपर थोप के थोड़ी बहुत स्मैक लगा के उनको अंदर डाल देते हैं। कल को वो नजायज़ है उनके साथ हो रहा है, कल को वो अंदर से अपराधी बन के निकलेंगे। और जो लोग बेच रहे हैं वो कोठिए बनाए बैठे हैं और जी कल को अपराधी बन के निकलेंगे। तो कहने का मतलब ये है जी, उनका कसूर, जब बिकेगी नहीं स्मैक तो वो पिएंगे कहाँ से। और ये ना सोचें हम, ये आँच हमारे बच्चों तक भी आ सकती है, आ रही है। कोई भी बच्चा आने वाले टाइम में इस हिसाब से तो मिद्दे में या आसपास के एरियो में कोई बच्चा नौजवान में भी नहीं होगा और कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में बच्चा नशे की लत में नहीं होगा, क्योंकि ये आग की तरह फैलती जा रही है समाज में, खासकर मिद्दा की में तो बहुत ज़्यादा। सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं क्या है जी, जो मुखबर हैं, जो गरीब आदमी हैं, उनको दबा के फैसला करा देते हैं छोटा मोटा। अगर अफसर पे, बड़े अधिकारी पे जाना चाहता है वो आदमी एसपी के पास, उसको जाने नहीं दिया जाता। जो मुखबर हैं, हो रहे हैं, वो वहीं का वहीं दबा के फैसला करा देते हैं। तो अधिकारी के पास जाएंगे तो अधिकारी को बात पता लगेगी, छोटे चौकी अधिकारियों की भी, जो चौकी के इंचार्ज होते हैं, थाना के इंचार्ज होते हैं, उनकी बात पता लगेगी, एसपी साहब को सच्चाई सामने आएगी। तो एसपी साहब को की नॉलेज में पूरी बात नहीं जाती है कि एरिया में क्या हो रहा है। ये छोटे प्रशासन के अधिकारी, प्रशासन के छोटे अधिकारी एसपी साहब को गुमराह कर देते हैं। तो ये जहाँ तक समाज का काम है, समाज की बात है, हमीदे में अगर एसपी साहब हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, हमें पता है कि इतने ईमानदार अफसर हैं, काबिल अफसर हैं, कोई आया नहीं अफसर ऐसा। तो अगर हमारे एसपी साहब खुद अपनी तरफ से न्यूट्रल, चौकी अधिकारियों को, थाना अधिकारियों को पता ना लगे, तो हमीदे की क्या, आसपास के एरियो की क्या इंक्वायरी कराएं भी, कौन आदमी क्या कर रहा है और कौन करवा रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। और एसपी साहब को इतनी, एसपी साहब के ऊपर से ये बोझ हट जाएगा कि देखो, ये बोझ की इसलिए है, पुलिस प्रशासन में सभी अधिकारी आ जाते हैं, छोटे बड़े, नाम तो बड़े अफसरों का भी आता है। बड़े अफसर ऐसा नहीं चाहते कि किसी का बच्चा मतलब स्मैक पिए या कुछ की करे। छोटे अधिकारी लालच में आके ये नहीं देखते भी हमारे भी बच्चे हैं, कल हम दूसरे के बच्चों की, अगर पुलिस चाहे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये सब पुलिस छोटे अधिकारियों की लालच लगा लो, उनका अपना मकसद लगा लो, और जो मुखबर हैं उनका मकसद लगा लो। ये समाज को गुमराह करते हैं। जो समाज के अच्छे लोग हैं वो तो चौकी में जाना भी पसंद नहीं करते। यानी कहीं ना कहीं पब्लिक का, यानी आपका भी कहने का मतलब ये है कि मोहित हांडा जी बहुत अच्छे एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर ये जो आगे ये पुलिस प्रशासन के जो चमचे लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी करते हैं और ये पूरे पुलिस प्रशासन को बदनाम करने का काम करते हैं। इससे जो क्या है जी, इससे हमारे जो सरकार है, मौके की सरकार है, हमारी सरकार है, चमचे जो हैं, जो मौके की सरकार है, जो सरकार होती है वो सब की होती है, चाहे कोई भी बने। किसी ने वोट दिया नहीं, इसको दिया। सीएम है खट्टर साहब, हमारे सब के सीएम हैं, हमारे हरियाणा के राजा हैं, हम सब उसकी प्रजा हैं, ठीक है जी। तो सरकार को भी बदनाम किया जाता है और बड़े डॉक्टर, बड़े अधिकारियों को भी गुमराह किया जाता है। छोटे अधिकारी लालच में, स्वार्थ में, मुखबरों के उसमें आकर, जनता यहाँ हमीदे में स्लम एरिया है, गरीब लोग हैं, उनको दबा दिया जाता है। यहीं पर पहले कोई बात करता है, वो मैं आगे एसपी ऑफिस में जाऊंगा, तो वहीं पे जो चमचे हैं बीच में छोटे अधिकारियों के, वो उसके घर जाके इतना जाल बना लेंगे, दबाव बना लेंगे कि उसकी हिम्मत नहीं होती, डर जाता है वो आगे जाने के लिए। तो एसपी साहब को पूरी बात का इल्म नहीं मिलता, भाई एरिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं ये कहता हूँ, मेरी यही एसपी साहब से गुजारिश है कि हमारे एसपी साहब बहुत ईमानदार और अच्छे इंसान हैं, युवा हैं, कि हम ये कहते हैं कि अपने
लेवल पर, अपने लेवल पर हमीदा की और आसपास के एरियो की जहाँ पर नशा तस्करी हो रही है और जिससे समाज के बच्चे बेकार हो रहे हैं, आने वाली नस्लें बेकार होंगी, तो ये अपने लेवल पर इंक्वायरी कराएं। इसमें छोटे अधिकारी, चमचे, जो मुखबर बोलते हैं जिनको, उनकी असलियत सामने आ जाएगी एसपी साहब के सामने। एसपी साहब को पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, ये गुमराह नहीं करेंगे। अगर आने वाले टाइम में भी अगर एसपी साहब, कोई भी एसपी आएगा अपनी तरफ से अपने लेवल पर समाज की, हमीदा की, आसपास के एरियो की अपने लेवल पर इंक्वायरी कराएंगे। छोटे अधिकारी कभी भी गलत काम करने से रुक जाएंगे और सरकार की भी बदनामी नहीं होगी। कोई सी भी सरकार आए उसकी बदनामी नहीं होगी, न प्रशासन की बदनामी होगी। जय हिंद, जय भारत। समझिए बात यह है कि यहाँ पे लोगों ने प्लाट ले रखे हैं, बेचारों ने पैसे खर्च कर रखे हैं, कोई कहीं से बसा हुआ है, कोई कहीं से बसा हुआ है, लोग यहाँ आके बस रहे हैं। तो ये जो है बगैर मतलब का दबाव देना किसी को, मैं तेरे से अपना मकान खाली करा दूंगा या तुझे यहाँ से देश निकाला दे दूंगा, ये लोकतंत्र में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कोई किसी को देश निकाला दे दे, हैं? सरकार भी नहीं देश निकाला दे सकती है जी। और ये बगैर मुफ्त के जो आदमी गुनाहगार है, जो आदमी जुल्म करता है, तो उसको तो पकड़ा नहीं जाता, पुलिस प्रशासन उसको तो पकड़ती नहीं है, हैं? और जो बेकसूर आदमी होते हैं, जो बेवजह खड़े हो, कहीं खड़ा है, जो करने वाला है वो तो भाग गया, और जो बेचारा शरीफ आदमी है उसको वो इसलिए खड़ा रहता है कि मैंने कौन सा कुछ करा है, मुझे क्या कहेगा ये, उसको पकड़ के उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, वह उसको जेल में गिर दिया गया। तो ये क्या तरीका है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है तरीका क्या है। मैं तो देखो सच बोलता हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है जी। इस ये जो नारा था कि हिंदुस्तान में सबको बोलने का अधिकार है और हिंदुस्तान आज़ाद है, तो इस ये जो आप कह रहे हो कि लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर पाया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में ये कहेंगे ये नाजायज़ हो रहा है जी, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र को मिटाया जा रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म करा जा रहा है, संविधान को ख़त्म करा जा रहा है, कहीं ना कहीं देश के संविधान को तोड़ा जा रहा है इसको। बिल्कुल। तो ये थी आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हमारी आज खास बातचीत, और अब मुस्तफा को दीजिए इजाज़त और बने रहिए बड़ी खबरों के साथ 13 इंडिया के साथ। जय हिंद।